वेलकम बैक टू आरंभ एकेडमी। सुमन जी ठाकुर आपका स्वागत करता है एक नए वीडियो के साथ, स्पेशल वीडियो के साथ, जिसमें हम लेके आए हैं 2015 से लेके 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर के आए हैं आपके बोर्ड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले 2015 से स्टार्ट करते हैं। 2015 का पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि भाई नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए जो है कल्चर जो है कैसे इंपॉर्टेंट रही है, उसका कैसे विकास हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है आपका वो क्या है। रोमानीवादी। रोमानीवादी बोले तो रोमनेटिज्म। रोमनेटिज्म जो है यह संस्कृति आंदोलन था जिसने जिसने तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसके बजाय साझा सामूहिक विरासत भावना पैदा करने के लिए भावनाओं और अंतर्ज्ञान और रहस्यमय भावनाओं का पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप राष्ट्र के लिए अलग तरह की फीलिंग जो है ये इन्होंने डेवलप की। कैसे डेवलप की? तो पहला कारण था लोक संस्कृति से, यानी फोक कल्चर से। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग दार्शनिकों ने दावा किया कि भाई जर्मनी या बाकी जो देश है वो अपने लोकगीत, लोक कथाएं और उनको नृत्य के माध्यम से जो है लोगों में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को जगा सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा देखते हैं भाषा। भाषा के आधार पर लोगों से ये कहा गया कि भाई आप सभी एक राष्ट्र के नागरिक हैं, आप सभी एक देश के वासी हैं और आपको अपने देश के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने देश के लिए जो है वो संघर्ष करने पड़ेंगे, लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपने देश के लिए जो है वो आज़ादी के लिए प्रतिरोध करना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। और ये काफी महत्वपूर्ण रहा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, पूना पैक्ट। ये आपके दूसरे चैप्टर से है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो पूना पैक्ट जो है वो क्या था और पूना पैक्ट के बारे में जो है डिटेल दिया हुआ है कि भाई पूना पैक्ट जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो कब हुआ था, 1932 में। 1932 में किसके बीच में? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जो महात्मा गांधी है इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। क्या था ये पूना पैक्ट? तो कह रहे कि जो पूना पैक्ट है ये आपका, ये एक्चुअली में क्या था, इसमें इसमें जो है दलित वर्ग जो है उनके लिए, अनुसूचित जाति जो है उनके लिए क्या किया था, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर परिषद को आरक्षित करने की मांग कही गई थी। और साथ में ये कहा गया था कि जो भी आरक्षित सीट है जिसके लिए चाहे वो दलितों के लिए है या इसके लिए है, जो भी आरक्षित सीट है उस पर उसी समुदाय के लोग वोट भी करेंगे और उसी समुदाय के लिए कैंडिडेट भी होंगे। हालांकि ये जो सीट है, ये जो विचार है या ये जो आइडिया है, ये गांधी जी को इतना पसंद नहीं था, इसलिए गांधी जी इसके विरोध में थे और जिसकी वजह से इनके बीच में विवाद हुआ और फाइनली जो समझौता हुआ उसको आप किस नाम से जानते हैं? उसको आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और जो मांग की थी अम्बेडकर ने उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो उसको आप निर्वाचन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई जो नमक मार्च है, यानी कि जो गांधी जी जो है उन्होंने नमक को ही क्यों चुना या फिर नमक जो है कैसे प्रभावशाली रहा। हाउ डिड द सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म, एक्सप्लेन। क्या कह रहे हैं? कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में जो सॉल्ट मार्च है वो कैसे रहा, उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में, प्रभावी साधन के रूप में जो है ये कैसे सामने आया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई नमक को उपभोग का जो है गरीब दोनों इस्तेमाल करते थे, गरीब अमीर दोनों इस्तेमाल करते थे। ये जो है एक गांधी जी को शक्तिशाली जो है वो नजर आया, रूप नजर आया, जिससे जो है सभी वर्गों को क्या किया जा सकता है, एकजुट किया जा सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाई ये जो नमक है उसके उसके ऊपर जो उत्पादन का जो अधिकार था वो राज्यों का था। राज्य बोले तो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसका था। ये जो एकाधिकार है ये कहीं ना कहीं गलत था। कैसे? तो कह रहे हैं उस पर लगाए गए कर ने ब्रिटिश शासन के सबसे दमनकारी चेहरे को उजागर कर दिया था कि नमक जो प्राकृतिक रूप से फ्री मिलने वाली चीज है, ऐसी चीजों पर भी जो है इन्होंने क्या कर रखा है, टैक्स लगा रखा है। ठीक है, और तीसरा जो है उन्होंने देखा कि भाई गांधी जी ने नमक कानून के लिए को तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा की और कहीं ना कहीं नमक तो एक जरिया था, उन्हें क्या करना था, उन्हें जो है सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू करनी थी। तो कहीं ना कहीं इसी से सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुई। तो क्वेश्चन जो है आपका ये वाला कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? पॉल बॉर्ड बॉर्ड जो है उन्होंने वियतनाम के आर्थिक विकास के पक्ष में कौन से तर्क दिए? तो ये पॉल बॉर्ड जो है आपके फ्रांस के थे। इन्होंने क्या तर्क दिए? देखिए, सबसे पहला उन्होंने तर्क दिया कि उपनिवेशवाद प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो फ्रांस का मुनाफा। सबसे पहले क्या कहा गया था कि भाई जो उपनिवेशवाद हम स्थापित कर रहे हैं वो क्यों स्थापित कर रहे हैं, ताकि फ्रांस को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए स्थापित कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि वियतनामी अर्थव्यवस्था को तभी फायदा होगा जब यहाँ के लोग का विकास होगा और इनके जीवन स्तर सुधरेंगे, तो ही ये क्या कर पाएंगे, ये वेल्थी हो पाएंगे और ये क्या कर पाएंगे, जो चीजों को, मोर गुड्स को जो है परचेज कर पाएंगे। और जब ये मोर गुड्स परचेज करेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो इससे फ्रांस के व्यापार को फायदा होगा।
ठीक है, चलिए भाई ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 2015 में आए थे। पहला क्वेश्चन है कि भाई भारत में माल यात्रियों के लिए परिवहन के लिए सबसे मुख्य रूप से जो रेलवे के जो महत्वपूर्ण जो है रेलवे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बारे में बताना है आपको। देखिए रेलवे जो है वो काफी जो है ट्रांसपोर्टेशन का काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रैक्टिकल रूप से अगर हम देखा जाए तो गुड्स के लिए या पैसेंजर के लिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इंडिया में वो ट्रेन का ही यूज किया जाता है। आते हैं इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो रेलवे के बारे में बात करते हैं, कह रहे हैं कि आर्थिक जीवन के जो है ये संसाधन एक जो है आर्थिक जीवन का एक साथ बंधता है। कैसे? तो माल और जो तैयार माल हो गया या जो परिवहन के जो अन्य साधन हो गए, चाहे कृषि के उद्योग के किसी भी साधन हो गए, इन सभी को ये गति प्रदान करता है। दूसरा जो है ये लंबी दूरी के लिए भार माल और थोक वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। तीसरा क्या कह रहे हैं, वह लोग के लिए लंबी दूरी और व्यापार व्यापार दार्शनीय स्थानों को यात्रा में और तीर्थ यात्रा में गतिविधियों में जो है आसानी से जो है संभव करता है। ये काफी दूरी लंबी समय तय करवा सकता है और काफी इफेक्टिव रहता है। तो ये आपके 3 बेसिक से पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहे हैं, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग अधिकतम के संकेंद्र क्यों है? क्या कह रहे हैं, ज्यादातर जो है लोहा और इस्पात उद्योग जो है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में ही क्यों है? इसका सबसे पहला रीजन है कच्चा माल। कच्चा माल जो है अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल जो है वो जो है स्पेशली जो आयरन है, यानी कि जो आपका लोहा है ना, अगर हम उसकी बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि ये कम लागत में जो है, क्यों? क्योंकि जो है खनन और उसी क्षेत्र में होता है और उसी क्षेत्र में जो है कोयला भी उपलब्ध है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में जो है कोयला भी उपलब्ध है। तो कोयला को पिघला लोहे को पिघलाने के लिए कोयला चाहिए, तो कोयला भी इसी क्षेत्र में मिल जाता है, तो कच्चा माल यहाँ से आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो लेबर है वो काफी जो है आपको सस्ते में मिल जाता है, चीप लेबर है। चीप लेबर कैसे है, तो यहाँ पे जो आसपास के राज्य हैं, ठीक है, चाहे झारखंड हो गए, बिहार हो गए या फिर जो है उड़ीसा हो गए, इससे जो है यहाँ पे आपको चीप लेबर आराम से मिल जाता है। चीप लेबर आराम से मिल जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये बेहतर साधन बन पाता है। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट भी यहाँ पे इनके ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में घरेलू बाजार के लिए काफी बड़ा मार्केट उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सीमेंट उद्योग जो है उसका विस्तार क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे? ठीक है, तो सीमेंट उद्योग जो है क्यों स्थापित हुआ, सीमेंट उद्योग के एक्सपैंड होने के पीछे जो है क्या रीजन थे? देखते हैं इसके एक्सपैंड होने के पीछे क्या रीजन थे। कह रहे हैं 1989 में मूल्य और वितरण के नियंत्रण से मुक्ति मिली और आर्थिक नीतियां जो है बनाई गई, जिसने क्या किया, नई अर्थव्यवस्था की नीतियां रखी, इसमें सुधार किए। ठीक है, इसने जो है इस उद्योग को तेजी से बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? तो कह रहे हैं कि बुनियादी ढांचा और आवास, सड़कों और बांधों सहित पूरे भारत में जो है निर्माण गतिविधियां तेजी होने लगी थी। अभी जो निर्माण गतिविधियां तेज होगी, इससे क्या हुआ, घरेलू मांग बढ़ गया। जब घरेलू मांग बढ़ गया तो इससे जो है किस चीज की आवश्यकता पड़ी, गुणवत्ता में नियंत्रण सुधार की आवश्यकता पड़ी, और जो है सुधार के साथ साथ जो है ये आपूर्ति की आवश्यकता पड़ी। तो कह रहे हैं कि भारतीय सीमेंट जो है उन्होंने क्या किया, पूर्व एशिया, मध्य मध्य पूर्व अफ्रीका, है ना, इसके अलावा जो है और भी कई सारे बाजार जो है उसमें उन्होंने अपने जो है स्थान बना लिया, जिससे जो है निर्यात का प्रोत्साहित भी मिला। यानी सिर्फ घरेलू बाजार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उद्योग जो है ये काफी फला फूला, इसकी मांग काफी फली फूली, जिसकी वजह से उद्योग जो है सीमेंट उद्योग जो है बहुत तेजी से जो है आजादी के बाद फलने फूलने लगा। अगला आता है आपका, हाउ कैन सोलर एनर्जी सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम? क्या कह रहे हैं कि भारत में जो ऊर्जा के जो लेके जो समस्या है उसको किस हद तक जो है ये जो सोलर एनर्जी है वो सॉल्व कर सकता है। देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसका, भारत अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ पे जो है साल भर जो है सौर ऊर्जा जो है उसका दोहन आसान है। इसकी संभावनाएं जो है सबसे ज्यादा है कि सौर ऊर्जा जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं हम साल भर। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जो है आज भी देखते हैं कि ये साधन सबसे लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है भाई? क्योंकि जो है इसमें जलाऊ लकड़ी जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज ग्रामीण स्तरों में घरों में जो है निर्यात कम हो गई है, इसके ऊपर निर्भरता बढ़ी है, जिससे जो है उपले या जलावन जैसी चीजों का इस्तेमाल करना कम हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है और ये स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है प्रदूषण वगैरह जो है वो कम फैलता है, जीवाश्म ईंधन के मुकाबले काफी कम प्रदूषण होता है। अगला देखते हैं भाई पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल का क्या है भाई? पॉलिटिकल की हम बात करें तो क्या कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल जो है आपका वो डायनेमिटिक राजनीतिक विज्ञान, डायनेमिटिक सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस बिफोर द
पॉलिटिकल प्रैक्टिस ऑलवेज द स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दलों के सामने जो वंशवाद है वो सबसे बड़ा जो है चुनौती है, उत्तराधिकार को लेके या बाकी चीजों को लेके सबसे बड़ा चुनौती है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अगर भारत में आप देखोगे तो डायनेस्टिक पॉलिसी जो है अभी चलती रहती है, काफी लंबे समय से चलती आ रही है। डायनेस्टिक पॉलिसी जो है ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। क्या है डायनेस्टिक पॉलिसी, यानी वंशवाद की बात कर रहे हैं। ये साधारण मेहनती पार्टी कर्मकर्ताओं को जो है उठने का मौका नहीं देती, इसको रोकती है। क्योंकि भाई शीर्ष पे जो लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ एक ही परिवार से होते हैं। जैसे आप कांग्रेस को देख सकते हैं या कई सारी और भी पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी है या कई सारी और भी पार्टी है, उसमें देख सकते हो कि परिवार के लोग ही सबसे शीर्ष पद पर होते हैं। दूसरा इसका कारण है कि भाई व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो उसके पास राजनीतिक अनुभव जो है कम होता है और क्षमता कम होती है, इसके लोक समर्थन भी कम होता है। ठीक है, और वंश के कारण ही जो है ये थोड़ा बहुत जो है उनको लोग जानते भी हैं। ये लोकतंत्र की भावना को पूरी तरह उल्लंघन करता है। कैसे, तो कार्यप्रणाली के अवसर जो है पारदर्शिता और जो है अतिरिक्त चुनावी मांग का जो है चुनावों को मांग करता है कि भाई इनको हटाया जाए। जो वैध लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि सत्ता में सच में आना चाहते हैं या सच में काम कर सकते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। चलिए भाई तीसरा देखिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों की आवश्यकताओं को अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिए इस दोनों लाइन को, जवाबदेह और उत्तरदायी। कैसे, तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले जवाबदेह की अगर बात कर ले, अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात कर लें, तो लोकतंत्र में ही सबसे बेहतर तरीके से जो है जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। कैसे, तो देखिए कह रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है। ये सिर्फ लोकतंत्र में पॉसिबल है और बाकी किसी शासन में पॉसिबल नहीं है। साथ में जो है शासक जो है उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं या जवाबदेह होते हैं जो उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है, नहीं तो अगली बार उसे वोट नहीं मिलेगा। तो अगला आते हैं कि अगर वो काम नहीं करते तो जनता उन्हें जो अगली बार वोट ना देकर उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। दूसरा आता है उत्तरदायित्व। पहला तो आपका जवाबदेही हो गया, दूसरा आपका उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व में क्या देखते हैं कि जो है ये जो प्रमुख नीतियों और कानून जो है खुली सार्वजनिक बहस पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित हुए कि सरकार जनमत और नागरिकों की जरूरतों की प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे, तो देखो जब संसद में नियम बनते हैं, कायदे कानून बनते हैं, तो उस समय काफी सारी लंबी बहस होती है, चर्चाएं होती हैं। उसके बाद ही जो है ये नियम बनाए जाते हैं, कायदे कानून बनाए जाते हैं। तो इसमें जनता के प्रति इनका उत्तरदायित्व भी झलकता है। इसके अलावा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। क्या होती है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता, नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में सूचना अधिकार को प्रदान करता है। इससे गुप्त मामले में निर्णय को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए किस चीज को लेके, ये पॉइंट्स हो गए आपको लोकतंत्र के किस प्रकार नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चलिए अगला देखिए क्या करें, why are the movement groups mention two types of movement groups। कह रहे कि आंदोलन जो है आंदोलन समूह क्या होते हैं और आंदोलन समूह में दो प्रकार जो है उल्लेख कीजिए। तो पहला आता है आंदोलन समूह की परिभाषा। अगर हम बात करें तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से जो आंदोलन की जाती है तो वो कैसी होती है, तो संगठित या असंगठित हो सकती है। इसके उद्देश्य जो है किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना होता है या सामाजिक परिवर्तन लाना होता है, जो आमतौर पर प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति के बाहर काम करता है। ठीक है, इसमें पहला टाइप कौन सा हो जाता है, तो पहला टाइप हो जाता है कि भाई मुद्दा विशिष्ट होते हैं इसमें। जैसे कि एक समिति या उसकी सीमा के भीतर ही उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था तो एक ही के भीतर जो है ये सारे काम किए गए थे। दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरा टाइप ये है कि भाई दूसरा टाइप में ये आता है कि जो नागरिक होते हैं वो ऐसे आंदोलन में होते हैं जो लंबी अवधि के लिए व्यापक और लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि पर्यावरण आंदोलन हो गया या जो है महिला आंदोलन हो गया, ये लंबे समय तक चलती है और इन आंदोलनों में को जो है दूसरे टाइप का आंदोलन कहा जाता है जिसमें लंबी अवधि लगती है। तीसरा देखते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये जो इकोनॉमिक्स है आपका, ये आपका आता है कि भाई अगला जो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ISI एग मार्क एंड हॉल मार्क अलॉन्ग्स विथ एग्जाम्पल। क्या करें, जो ये जो मार्क्स है ISI मार्क्स या एग मार्क है, इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जो ISI मार्क है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो क्या करें कि जो ये लोग जो प्रमाणीकरण चिन्ह होते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये प्रमाणीकरण चिन्ह होते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी सुरक्षा और उनके मानकों की गारंटी प्रदान करता है।
सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं आईएसआई मार्क की। क्या होता है आईएसआई मार्क? तो आईएसआई मार्क जो है, जो ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर लगाए जाते हैं। किस पर लगाए जाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर लगाए जाते हैं, जिसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी ये लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें, तो जो है इसमें स्विच हो गया, गीजर हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, इन सब के ऊपर जो है काम आता है। ये मार्क आपको देखने को मिल सकता है। अगला आता है एग मार्क। ये एग मार्क क्या होते हैं? तो एग मार्क की अगर हम बात करें, तो एग मार्क जो है ज्यादातर जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी गारंटी गुणवत्ता की बात करता है। जिसमें खाद्य तेल हो गए, मसाले हो गए, शहद हो गया, गेहूं हो गए, आटा हो गया, ये सारी चीजें जो है आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क भी इसमें ऐड कर दिया गया है। हॉलमार्क क्यों होता है भाई? तो हॉलमार्क ज्यादातर कीमती धातुओं के लिए होता है। इसमें उसकी शुद्धता को प्रमाणित किया जाता है। शुद्धता बोले तो ज्यादातर इसमें सोने की, चांदी की गारंटी होती है कि इसकी शुद्धता कितनी है। तो लगभग ये चारों टॉपिक हो गए। अब अगला आता है आपका 2016। 2016 की बात करते हैं। इसके सबसे पहले क्वेश्चन की